अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीज शाह। तो फ्रेंड्स, हम अपने नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलो मेरी जान, घर जाकर सो लेना, जितना भी सोना है उतार लेना सुकून से अपने जगरातों की नींद। लेकिन खुदा के लिए अभी ये गुस्से वाला मुंह मत बनाओ, गुस्सा करती हुई तुम बहुत बुरी लगती हो। और फिर इसने गाड़ी अपने बिल्कुल सामने बने दो आलीशान महलों के बाहर रोकी। रिदा तो एक टुक मुंह खोले इन दोनों घरों को ही देखती जा रही थी। ये दोनों घर किसके हैं? वो गाड़ी से निकलते हुए बोली। एक तो मेरा है और दूसरा भी मेरा ही है। इसने मुस्कुराकर दरवाज़ा बंद किया तो गाड़ी के बिल्कुल आगे एक दूसरी ब्रांड न्यू गाड़ी खड़ी थी और इसके साथ टेक लगाए सन ग्लासेस पहने अरमान खड़ा था। इसे देखकर रिदा का मुंह मजीद खुल गया। अगर मुझे मौका मिले तो मैं खुद ही कुछ सोचे बिना इसको प्रपोज कर दूं, रिदा ने आहिस्तगी से कहा। तो वो मुस्कुरा दी। कहाँ थी यार तुम इतनी देर से? आधा घंटा तुम्हें मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वो इसके करीब आकर अपनी सन ग्लासेस उतारते हुए हुफ्की से बोला। और सॉरी, मैं भूल गई थी कि फ़ौजी कवानीन के बहुत पाबंद होते हैं और बहुत ही जालिम होते हैं। अगर याद रहता तो यकीनन 12:30 बजे ही अपने दरवाजे के सामने खड़ी आपको मिलती। वो अपनी सांस तोड़े बिना एक ही सांस में बोली, अगली बार अगर तुम 1 मिनट भी लेट हुई तो मैं वापस चला जाऊँगा। वो भी हुफ्की में बोला, ओके एसएसजी साहब, कहा ना, माफ़ी दे दें। ये कहकर वो मुस्कुराकर नफ़ी में सारी लाते हुए चाबियों के गुच्छे में से एक चाबी निकालकर मेन गेट का ताला खोलने लगी। इसने नेवी ब्लू कलर की लंबी कमीज़ के साथ तंग ट्राउज़र पहन रखा था। ब्लैक कलर की जर्सी पर लाइट आसमानी रंग का दुपट्टा गले में लिए, बालों को ऊंची पौनी में जकड़े वो हमेशा की तरह किसी गुड़िया की मानंद हसीन लग रही थी। अस्सलामुअलैकुम, रिदा फ़ौरन मुस्कुराते हुए बोली। अरमान भी इसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया। असल में तो वो विलादा के साथ किसी को देखकर मुस्कुराया था। ऐसे जैसे विलादा का इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना ही सबसे ज़्यादा पसंद आया था इसे। वालेकुम अस्सलाम। ओह, मैं बताना भूल ही गई, ये मेरी दोस्त रिदा है। और रिदा, ये मेरे दोस्त अरमान है। वो अभी तक ताला खोलने की कोशिश कर रही थी। आज की तारीख में ताला खुल जाएगा। अरमान की आवाज़ पर इसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया और चाबियों का गुच्छा इसे पकड़ाया। अरमान ने इस ताले की निस्बत से फ़ौरन एक चाबी निकाल कर इसके अंदर घुसाई और घुमाकर फ़ौरन ताला खोल लिया। विलादा और रिदा इसे देखती रह गई। अरमान ने चाबी इसको वापस पकड़ाई तो इसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। मेन डोर और कमरे भी लॉक्ड हैं, इसीलिए आप ही पकड़े रखें। अरमान ने इस बात में सर हिलाया। 1 मिनट रुकें, मैं हान बाबा को सलाम करके आई। वो अंदर दाखिल हुआ ही था कि वो पीछे से बोली और फ़ौरन भागकर दूसरे गेट की जानिब गई। अरमान भी बाहर निकल कर इसे देखने लगा। वो बहुत मुतमईन नज़र आ रहा था। 1 मिनट में वो मुँह बनाकर वहीं से वापस आ गई। क्या हुआ, वापस क्यों आ गई हो? वो रिदा फ़ौरन बोली। गेट पर तो ताला लगा हुआ है, शायद हान बाबा कहीं गए हुए हैं। वो शाने हिचकाकर बोली और फिर वो तीनों अंदर की तरफ बढ़ गए। मेन डोर का दरवाज़ा खोलकर जब वो तीनों अंदर दाखिल हुए तो अंदर की हालत देखकर रिदा तो अपनी जगह, अरमान खुद भी हैरान था। ये घर तो इतना गंदा नहीं है, लगता ही नहीं है कि कोई बरसों से यहाँ पर नहीं आया। रिदा सबसे पहले बोली, मैं इस साल में एक दफ़ा आपा के साथ आकर यहाँ की सफाई करवा चुकी हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोली तो अरमान ने इसे फ़ौरन देखा। कब आई थी तुम यहाँ पर आखिरी बार? इसने तजस्सुस से सवाल किया। आप तो 6-7 माह हो चुके हैं जब से यहाँ पर पोस्टिंग हुई है। वक्त निकाल कर तकरीबन 2 बार आई हूँ। इसके बाद वह अरमान ने समझ कर इस बात पर सर हिला दिया क्योंकि वो अपने घर 5 माह पहले वापस शिफ्ट हुआ था। तुम इस आलीशान और इतनी बड़ी कोठी की सफाई करवाने आ जाती हो तो यहाँ पर रहती क्यों नहीं? रिदा एक सताइशी निगाह सारे घर पर डालती हुई फ़ौरन सवाल करने लगी। मैं यहाँ पर कभी भी अपनी फैमिली के बगैर नहीं रही क्योंकि इस घर की सारी यादें इन्हीं से जुड़ी हुई हैं और इनके बिना रहने का सोच कर ही वहशत होने लगती है। सो कभी भी हिम्मत नहीं हुई। जहाँ तक बात रही सफाई सुथराई की, तो ये मेरा घर है, मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं इसे साफ़ नहीं रखूँगी तो क्या तुम रखोगी? वो मुस्कुराते हुए बोली। अरमान ने इसकी बात पर मुस्कुरा दिया। आओ मैं तुम दोनों को अपने भाई का, अपना और दादा अबू का कमरा दिखाऊं। वो मुस्कुराते हुए राहदारी के आखिर में बनी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। अरमान और रिदा भी इसके पीछे चलने लगे। यार विलादा, तुम्हारे घर का तो एक एक कमरा इतना खूबसूरत और सलीके से बना हुआ है। वो लोग जीने पार करते हुए नीचे आ रहे थे जब रिदा बोली। अरमान तो जैसे बिल्कुल खामोश ही हो गया। इसे लगा कि अगर वो कुछ बोलेगा तो यकीनन गले में फंसे आंसू के फंदे को बाहर निकलने से रोक नहीं पाएगा। इसने तो जैसे चंद ही पलों में अपना बचपन एक बार फिर जी लिया था। आओ मैं आप लोगों को हमारा सीक्रेट हाउस दिखाऊं।
मिलादा की आंखों में आंसू थे जिन्हें अरमान देख चुका था। और राहदारी के आखिर में ही बनी बड़ी बड़ी ग्लास स्टोर्स को खोलते हुए वो बोली, और इन दोनों को अपने घर की पिछली तरफ पर बने वसी व गलीज लॉन में लेकर आई, जहाँ पर सिर्फ भरी हुई घास थी, कोई भी पौधा या दरख्त वगैरह नहीं था। विलादा ने अपने सामने दूर से नज़र आते इस लकड़ी के बने एक बड़े से चौरस कमरे की तरफ इशारा किया। वो है हमारा सीक्रेट कमरा। अभी घास बड़ी हुई है इसलिए वहाँ पर जा नहीं सकते, लेकिन आप दोनों यहाँ से ही देख लो, कितना प्यारा लग रहा है ना दूर से। अंदर से तो और भी प्यारा होगा। वो जैसे खोए हुए अंदाज में ये बात कह रही थी और अरमान की आंखें ज़ब्त से सुर्ख हो चुकी थी। वाकई में लगता है जैसे बिल्कुल नया है। रिदा ये बोली ही थी कि इसका हाथ में पकड़ा फ़ोन ज़ोर से बजने लगा। एक्सक्यूज़ मी, मैं अभी आई। वो फ़ोन पर नाम देखकर अंदर की जानिब बढ़ गई। देखने में लगता है कि सब चीज़ें बिल्कुल नई और अनछुई हुई हैं। लगता है जैसे दादा अबू फ़ौरन मेरे पीछे से आकर मुझे पकड़ लेंगे और उस्मान स्कूल से आकर फ़ौरन अपने क्लब के अंदर घुस जाएगा। वो पीछे मुड़कर अपने दोनों हाथों से आंखें साफ करती हुई बोली, अंदर चलें। अरमान इससे फ़ौरन बोला तो वो इस बात में सारी लाते हुए अंदर चली गई। अरमान भी इसके पीछे चल दिया। अंदर आकर विलादा ग्लास स्टोर बंद करने लगी। आई लव यू विलादा। इसे यही मौका मुनासिब लगा। अगर विलादा ने हाँ कर दी तो वो इसे भी इसी वक्त अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देगा। विलादा झटके से पीछे मुड़ी। इसकी आंखों में बेयकीनी थी। क्या कहा आपने? इसकी आंखों में आग भड़कने लगी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो ना? क्या तुम मुझसे शादी? बस करें अरमान। मैं वो आगे कुछ नहीं बोल पा रहा था। आंखों में बेबसी यकीनी थी। अरमान इसे जांचती हुई निगाहों से देख रहा था। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ? मेरी बात तो गौर से सुने। हम सिर्फ दोस्त हैं अरमान। आप मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हैं, क्योंकि आपने मुझे अपनी अज़ियत वाली ज़िंदगी से निकलने में काफ़ी हद तक मदद की है। पर मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है, और मेहरबानी फरमाकर अगर आप मेरे बारे में कोई इस तरह का जज्बा रखते हैं तो इसे अपने दिल से निकाल कर बाहर फेंक दें। इस दिल में आपके लिए मोहब्बत की कोई जगह नहीं है। सॉरी। इसने ये सारी बात तहम्मुल से स्पॉट लहजे में की, जिसमें गुस्सा कहीं से भी छलकता हुआ नज़र नहीं आता था। अरे पागल, सॉरी की क्या ज़रूरत है? मुझे यही तो तुमसे सुनना था। वो दिल ही दिल में सोचते हुए मुस्कुराने लगा। आप हंस क्यों रहे हैं? विलादा फ़ौरन बोली। वैसे ही। क्यों, तुम्हें बिल आ रहा है? वो अभी भी मुस्कुराते हुए बोला। विलादा ने इसकी बात पर सर झुकाया। आइंदा आप मुझसे ऐसी बात ना करिएगा प्लीज़, और मुझे यकीन है कि इस बात से हमारी दोस्ती पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो अब भी संजीदा थी। बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इसकी मुस्कुराहट मजीद फैल गई। फिर वो दोनों मेन डोर से बाहर निकल आए। बाहर लॉन में रिदा फ़ोन बंद करती हुई इन दोनों की तरफ बढ़ी। चले विलादा, मुझे हॉस्पिटल से कॉल आ गई है, 4 बजे दोबारा जाना है, इसलिए सोच रही हूँ घर जाकर अब रेस्ट कर लूँ थोड़ा सा। वो मुस्कुराते हुए बोली। हाँ चलो। वो तीनों घर से बाहर निकल गए। अरमान ने मुड़कर एक बार फिर सारे घर पर निगाह दौड़ाई और उदासी से मुस्कुरा कर वापस मुड़ गया। इसने गेट में ताला लगाया और चाबियां विलादा के हाथ में पकड़ा दी। रिदा, तुम गाड़ी में जाकर बैठो, मैं आ रही हूँ। विलादा ने रिदा को गाड़ी की चाबी पकड़ाई और अस्पात में सर हिलाती हुई गाड़ी की तरफ बढ़ गई तो विलादा की निगाह अरमान पर उठी, जो इसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। वैसे कौन से बादशाह सलामत ने आपसे ये कह दिया है कि खुदा न वास्ता मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ, या फिर आपके दिल में जो मेरे लिए ये घंटियाँ बज रही थी ना, उन्होंने ही आप तक ये गलत पैगाम पहुँचाया है? इसके सवाल पर अरमान शरीराना अंदाज से मुस्कुराया। मुझे दानी ने कहा था, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगी हो, लेकिन इसके कहने पर मैंने तुमसे ये बात पूछ ली। इसके बाद पर विलादा की आंखों में अंगारे दौड़ने लगे। क्या दानी ने आपसे कहा है? वो हैरानी में बोल रही थी। अरमान ने इस बात में सर हिलाया। इस दानी की तो आज है नहीं। ये कहकर वो पैर पटकती हुई अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई। जब गाड़ी चली तो अरमान ने अपनी जीन्स की जेब में से फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ कॉल उठाते ही उसने फ़ोन अपने कान से लगाया। हेलो भाई, कैसे हैं आप? अंदर से दनियाल की हमेशा की तरह चहकती हुई आवाज़ आई। मैं ठीक हूँ, तुम बस अपनी खैर मना लो। वो मुस्कुराते हुए बोला। क्यों, हैरियत है? वो हैरान हुआ। तुम्हारी खैर ख्वाह आ रही है, हैरियत भी इसी से दरियाफ्त कर लेना। सी यू। ये कहकर इसने कॉल काट दी और हंसने लगा। वाकई में अब तुम तो अपनी खैर मना लो दनियाल हारून। वो फिर इसने इत्मीनान भरी सांस अंदर की जानिब खींची और शुक्र का कलमा पढ़ते हुए एक नज़र अपने सामने घर को देखकर गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर अंदर बैठ गया और गाड़ी जन से आगे बढ़ गई। आंटी, ये दनियाल कहाँ पर है? वो मेन डोर से लाउंज में दाखिल हुई तो सामने इस्मा साहिबा बैठी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। इसने इन्हें सलाम करने के बाद फ़ौरन पूछा, बेटा वो तो अपने कमरे में है, शहर से इसके कपड़ों पर चाय गिर गई है तो वही चेंज करने गया है। इस्मा साहिबा मुस्कुराकर बोली। विलादा ने इस बात में सर हिलाया और लाउंज से बाहर निकल गई। इस्मा साहिबा ने इसे जाते हुए ताज्जुब से देखा। पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी वो इसे देखती थी तो एक अजीब सी शर्मिंदगी चेहरे पर छा जाती थी।
किचन में से इसने जूस का एक गिलास लिया और तेज़ी से गुलाई में आती हुई सीढ़ियाँ अबूर करके ऊपर पहुंची। अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करता हुआ दनियाल सीटी पर कोई धन बजाता हुआ अपने में मस्त था। दनियाल, इसने आँख बगोला होकर कहा। दनियाल ने छुटक कर पीछे मुड़ते हुए देखा और एक खुशगवार हैरत इसके चेहरे पर सिमट आई। ओह हाय विलादा, कैसी हो? इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, विलादा ने जूस का ठंडा गिलास इसके मुंह पर फेंका। आई, ये क्या कर दिया आपने? इसने अपनी शर्ट के कॉलर का एक कोना पकड़ा। तुम मुझे बस ये बताओ कि तुम्हारी आंखें खुली हैं या फिर मज़ीद खोलने की ज़रूरत है? वो तीखी निगाह इस पर डालते हुए बोली। नहीं नहीं, खुल गई हैं, बहुत अच्छी तरह नज़र आ रहा है सबको। वो अपनी शर्ट को ही अफसोस से देख रहा था। आपने मेरे ऊपर जूस क्यों फेंका है? वो अपना मुंह फैलाते हुए बोला। ये तुम्हें आइंस्टाइन बनकर मेरी मोहब्बतों पर सोच विचार करने की क्या ज़रूरत थी मेरे भाई? वो इसे नाराज़गी से बोली। दनियाल का तो खलक अंदर तक कड़वा हो गया था। वो तो बस ऐसे ही कह दिया था। वो निगाहें झुकाकर शर्म से मुस्कुराता हुआ बोला। दुनिया जहान के निकम्मे, तुम मुझसे पहले ये बात नहीं पूछ सकते थे, सीधा जाकर रोमांस की बात क्यों कर दी तुमने? विलादा ने इस पर कड़ी निगाह डाली। मैं तो आपसे भी पूछने वाला था लेकिन भाई ने। अच्छा, तो मुझसे भी पूछने वाले थे? इसने इसकी बात काटी और लफ्ज़ भी पुरजोर देते हुए बोली। यानी तुम हम दोनों के रिश्ते करवाने वाले बनने लगे थे, है ना? वो तंज़ करती हुई प्यार से पूछने लगी। अच्छा सॉरी ना विलादा, अब कभी भी कोई काम आपसे पूछे बिना नहीं करूँगा। वो मुस्कुराकर इल्तिजाई अंदाज में बोला। और अगर किया तो? विलादा अपनी भनुएं चढ़ाकर बोली। तो मैं आपको इजाज़त देता हूँ, आप मुझे जान से मार देना। वो मुस्कुराते हुए शरारत भरे अंदाज में बोला। अगली बार तुमने दोबारा अगर कोई ऐसी हरकत की तो मैं वाकई में तुम्हारी जान ले लूँगी। वो अभी भी इससे आंखें निकाल रही थी। अच्छा सॉरी ना, बहनें तो भाइयों से नाराज़ नहीं होती, वो सोचकर बोला। इसकी बात पर वो अफसोस करती रह गई। इसका मतलब है तुम्हें वाकई में बहन रखने का एक्सपीरियंस नहीं है? वो मुस्कुराई। चलो फटाफट से बताओ, तुम्हारी भाभी जान कहाँ पर हैं? वो इर्द गिर्द निगाह घुमाते हुए दिखने लगा। भाभी जान भाईजान से बाहर लॉन में बैठी अपनी हिदमात करवा रही हैं। आप लॉन में चली जाएं, मैं ये शर्ट दूसरी बार चेंज करके आया। वो बेजारी से कहता वो वापस मुड़ गया। एक तो इन खवातीन का दिल करे तो पूरे का पूरा ही जूस गिरा देती हैं। वो सर चटक अपने कमरे का दरवाज़ा खोल कर अंदर चला गया और विलादा हंसती हुई पीछे चली गई। वो सोफे पर बैठी शायद पूरी तरह अपने हाथ बंधे सोचों में गुम थी जब दनियाल ने इसके शाने अचकाए। वो बुरी तरह हड़बड़ाकर उठी और कुछ पल यूं इसका चेहरा बेहयाली से इसी को देखता रहा। ये ले कॉफ़ी। दनियाल ने इसके आगे कॉफ़ी बढ़ाई। ओह थैंक यू, मैं पूरी तरह भूल गई थी कि तुम्हें कॉफ़ी बनाने के लिए भेजा है। वो कॉफ़ी का कप इसके हाथ से थमाती हुई बोली। क्या ज़्यादा नींद आ रही है? वो इसकी नींद की कमी की वजह से सूजी हुई आंखों में झांक कर बोला। नहीं, बस थक गई हूँ, सोच रही हूँ ड्यूटी ख़त्म होते ही घर जाकर थोड़ा रेस्ट कर लूँ। तुम तो मेरे से ज़्यादा थके हुए लग रहे हो। वो दनियाल को अब की बार गौर से देखते हुए बोली। नहीं, मैं तो बिल्कुल फ्रेश हूँ। वो मुस्कुराया और कॉफ़ी का एक घूंट भरा। विलादा ने मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया। एक बात पूछूं आपसे? दनियाल इसे गौर से देखते हुए बोला। हाँ पूछो। वो मुस्कुराई। आप शादी कब करेंगी? इसकी बात पर विलादा हंसती। ये बात पूछनी थी तो तुमने? जवाब में दनियाल ने अब भी इसे संजीदगी से ही देखा। मैंने अभी तक इस बारे में सोचा नहीं है। वो पर्सनली मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो मुख्तसर में शादी ही नहीं करना चाहती। वो मुस्कुराते हुए कॉफ़ी का एक घूंट भरने लगी। इसका मतलब आप सारी ज़िंदगी अकेली ही रहेंगी? दनियाल की इस संजीदगी पर वो हैरान भी थी। नहीं, तुम सब हो ना मेरे साथ। वो मुस्कुराई। पता है दानी, मुझे लगता है कि इस साल में अल्लाह ने मेरे दिल से सारे गिले शिकवे ख़त्म कर दिए हैं। आंटी अंकल का प्यार मुझे माँ बाप की खिदमत से कम नहीं लगता। तुम और असद मुझे वाकई में अब अपने भाइयों की तरह अजीज़ हो। सहर और अरमान ने एक दोस्त की कमी पूरी कर दिया और अब मज़ीद मुझे ज़िंदगी से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अब मुतमईन और खुश हूँ। हम हमेशा आपके साथ ही रहें तो नहीं रहेंगे ना कभी तो जुदा होना ही पड़ेगा। वो मुस्कुराकर बोला तो विलादा मुस्कुरा दी। कोई और हो ना हो, लेकिन मुझे ये पक्का यकीन है कि हम दोनों कभी भी अलग नहीं होने वाले। वो इसकी गाल पर प्यार से चुटकी भरते हुए बोली। वैसे तुम्हें मेरी शादी की फिक्र कब से होने लगी है? बताओ ज़रा, क्या बोझ बन गई हूँ मैं तुम्हारे ऊपर? वो अपनी आबरू झुकाकर सवालिया अंदाज में शरारत से बोली। जाहिर सी बात है, मेरी बहन बूढ़ी हो रही है, घर आए रिश्ते धुतकार रही है, फिर फिक्र नहीं होगी तो और क्या होगा? इसकी बात पर विलादा ने दिल खोल कर कहका लगाया। बंदा बन जाओ वरना मुझसे मार खाओगे। तुमने कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तुम आगे क्या करना चाहते हो लाइफ में? वह दिलचस्पी से पूछते हुए बोली। डॉक्टर तो बन गया हूँ, इससे आगे और क्या करना है? वो जमाही रोकने के साथ ही अंगड़ाई लेते हुए बोला। इन दोनों की आंखों में ही नींद फूट फूट कर भरी थी। विलादा ने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए इसे शरारत से देखा। डॉक्टर हानिया से शादी नहीं करनी?
इसके बाद दनियाल का हल्क अंदर तक सूख गया। आपको किसने बताया? इसने शर्माते हुए कहा। बस आज क्लास के इर्द गिर्द बड़ा हाँ घूम रहे हो। चक्कर क्या है वैसे? इसके अंदाज में इंतहा की शरारत थी। वो दरअसल मुझे अच्छी लगने लगी है। मैं कभी ना इसके पीछे जाता। अगर वो वापस मुझे लिफ्ट ना करवाती तो वो मुस्कुरा कर इसे बता रहा था। ज़रा बच के रहना इससे। वो बोले बिना ना रह सकी। दनियाल ने नासमझी से इसे देखा। क्या मतलब? वो फ़ौरन बोला। कुछ नहीं, बस मुझे डर है कि मेरे मासूम और सादा भाई को कोई धोखा ना दे दे। वो मुस्कुराकर इसकी ठोड़ी को प्यार से पकड़ती हुई बोली। अब इतना भी मासूम, सादा और शरीफ नहीं हूँ। मेडिकल कॉलेज में मुझ जैसा चालाक और होशियार कैडेट कोई भी नहीं था। वो फ़खराना अंदाज में शान से बोला। अच्छा अच्छा, फिर भी लड़कियां लड़कों से ज़्यादा चालाक और होशियार होती हैं, ये याद रखना। वो पहले मसनूई अंदाज में इसे मरूब होकर आखिर में वार्निंग देते हुए बोली। चलें देख लेंगे। आप भी इधर ही हैं और मैं भी, पता चल जाएगा कि चालाक कौन है और मासूम या फिर बेवकूफ़ कौन है। वो कॉफ़ी का घूंट भरते हुए बोलने लगा। कुछ पल वो यूं ही कॉफ़ी पर पूरा ध्यान देते हुए इसे पीने लगी। तुम्हारी ज़िंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश है जो अभी तक पूरी ना हुई हो और तुम इसे पूरा करना चाहते हो? वो कॉफ़ी का कप मेज़ पर रख कर अपने घुटने पर कोहनी रखते हुए अपनी ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर सोचने लगी। हाँ, मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है। आप दुआ करें कि वो पूरी हो जाए। सुना है माँ के बाद बहनों की दुआएं भी अल्लाह बहुत जल्द कबूल करता है। वो मुस्कुराया। पहले बताओ कि ख्वाहिश क्या है, फिर तुम्हारे लिए दुआ करूँगी। वो खुशी से मुस्कुराई। दनियाल की आंखों में जैसे इस खुशी के इस ख्वाहिश के पूरी होने की बेताबी थी। मेरी ख्वाहिश है, पहले आप वादा करेंगे ये बात किसी से भी नहीं कहेंगी, इसे मेरे और अपने बीच एक राज रखेंगी? वो मुस्कुराकर अपना हाथ आगे करता हुआ बोला। तो विलादा ने फ़ौरन इसका हाथ थाम कर वादा कर लिया। पक्का वादा? आप जल्दी बताओ, मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा है। वो पुरजोशी से बोली। फिर दनियाल ने इसे अपनी ख्वाहिश बताई। दनियाल की ये ख्वाहिश सुनते ही जैसे इसका दिल धक सा धक करने इसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा और जिस्म जैसे सारे का सारा कांपने लगा। तुम इस किस्म की फ़िज़ूल बातें मत क्या करो। वो फ़ौरन अपना हाथ छुड़वा कर बोली। ये बात फ़िज़ूल है। वो मुंह बनाकर बोला। बस दानी, कह दिया ना कि अब ऐसी कोई भी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, वरना मैं सख्ती से पेश आऊँगा तुम्हारे साथ। अब की बार इसकी आंखें कर्ब से लाल हो गई थी। एक बार ये काम हो जाए तो आप मुझ पर फ़ख्र करेंगी, देख लीजिएगा। बेशक। वो मुस्कुराया तो विलादा की आंखों में ढेर सारे आंसू इकट्ठे हो गए। दानी चुप हो जाओ प्लीज़, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इस तरह की बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। और इसकी बात पर दनियाल ने फ़ौरन कहका लगाया। अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था विलादा, आप इतनी जल्दी रोने लग गई। वो इसके करीब आया तो विलादा ने इसे हैरानी से देखा। हाँ, मैं वाकई में मजाक कर रहा हूँ, बस आपकी ये नींद में लिपटे चेहरे पर से सुस्ती ख़त्म करना चाहता था। ये ना हो कि आप इन नींद से बंद आंखों से कहीं किसी मरीज़ बेचारे की जान ही ना ले लें। आप बताएं ज़रा, नींद उड़ी ना? दनियाल की बात पर विलादा ने फ़ौरन इसका कान पकड़ लिया। इसका मतलब तुम कभी अपनी इन फजूल हरकतों से बाज नहीं आओगे, हमेशा अपने उल्टे किस्म के मजाकों से मेरा खून जलाओगे? इसने एक हाथ से अपने आंसू साफ किए। अल्लाह अल्लाह, छोड़े मुझे प्लीज़, बहुत दर्द हो रहा है। वो डरा कर बोला। ये तो तुम्हें इस सो कॉल्ड मजाक करने से पहले सोचना चाहिए था। इसने इसका कान मरोड़कर छोड़ा तो दनियाल ने फ़ौरन अपने कान को दोनों हाथों से पकड़ लिया। खैर, अब मैंने इतना भी मजाक नहीं किया था, बात तो सच ही है। अगर ऐसा हो जाए तो बुरा ही क्या है? वो काउच पर से खड़े होकर शरारती अंदाज में बोला तो विलादा ने इसे गुस्से से देखा। दानी, वो गिराकर बोली। दनियाल हंसता हुआ फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गया। अल्लाह जी, कितनी बेरहमी से ये सब इस ख्वाहिश का हमारे सामने इजहार कर देते हैं। ये कहते हुए इसने अपना सर सोफे के पुश से टका लिया और ऊपर ऊपर देखने लगी। एक हफ्ता हो गया है, अरमान ने फ़ोन तक नहीं किया। इसने ये सोच कर शाने हिचकाए और सेंटर मेज़ पर पड़ा अपना स्कोप उठाकर बाहर की तरफ रवाना हो गई। वो हॉस्पिटल से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठने ही लगी थी कि सामने इसकी निगाह अरमान पर पड़ी, जो किसी लड़की के साथ गाड़ी में बैठ रहा था। इसके चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट उभर आई। अचानक कुछ महसूस करके अरमान की निगाह इस पर पड़ी। विलादा ने पुरजोशी से अपना हाथ हिलाया और चलकर इसके पास आने लगी, लेकिन 2 कदम आगे बढ़ते ही वो रुक गई, क्योंकि अरमान इसे कोई भी तासुर दिए बिना गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी जन से आगे बढ़ गई। विलादा सकते के आलम में वहीं पर खड़ी की खड़ी रह गई। क्या वो मुझे ठीक से नहीं देख पाया, या फिर जानबूझकर? इससे आगे वो बोल ना पाई। क्या मुझसे नाराज़ है वो? इसका मुंह फूल गया था। फिर वो